हिस्ट्री। इस स्लाइड में वो सर्कमस्टेंसेस कवर किए गए हैं जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस का जो है अमल में आई। यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का लोगो भी दिया गया है। उसके अलावा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस के नाम से जिसका लोगो यहाँ पे दिया गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन कायम हुई और उस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये था कि जो वर्ल्ड वॉर 1 में तबाहकारियाँ हुई वो नाकाम हो गई, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट वर्ल्ड वॉर 2 सामने आई। और वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 में एज यू कैन सी के मिलियंस ऑफ पीपल जो है वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 लेड द डेथ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, सिवियर इकोनॉमिकल लॉस एंड डिस्ट्रक्शन। तो इन तमाम चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए लीग ऑफ नेशंस से ज़्यादा इफेक्टिव एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई यूनाइटेड नेशंस के नाम से, which was established on 24 October 1945, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। और यूनाइटेड नेशंस का बेसिक मकसद भी यही था जो लीग ऑफ नेशंस का था कि अब दुनिया में अमन कायम रहे ताकि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की तरह की कोई और जंग जो है सामना ना करना पड़े इस तरह की जंग का। लेकिन यूनाइटेड नेशंस को लीग ऑफ नेशंस से ज़्यादा पावरफुल बनाया गया क्योंकि लीग ऑफ नेशंस तो अपने जो अपना पर्पस था उसमें नाकाम हो चुकी थी। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क में और उसके जो रीजनल ऑफिस हैं वो और भी डिफरेंट कंट्रीज और सिटीज़ में हैं। और यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इस स्लाइड में चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस का टाइटल पेज दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस क्या चीज़ है। चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में किसी कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बयान किए जाते हैं, इसी तरह चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस में यूनाइटेड नेशंस के रूल्स रेगुलेशंस और उसके अलावा एम्स और ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं। और चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस के आर्टिकल 1 में जो बेसिक पर्पस दिए गए यूनाइटेड नेशंस के, उनसे 4 बेसिक पर्पस यहाँ पे मेंशन भी हैं। मेंटेनिंग वर्ल्ड वाइड पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि वही जो बेसिक मकसद है यूनाइटेड नेशंस का जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश की गई कि पूरी दुनिया में अमन कायम रहे ताकि कोई और जंग किसी और जंग का हमें सामना ना करना पड़े। डेवलपिंग रिलेशंस अमंग नेशंस, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान अच्छे रिलेशंस कायम करना ताकि हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे तो फिर किसी जंग की नौबत ही नहीं आएगी। फॉस्टरिंग कोऑपरेशन बिटवीन नेशंस इन ऑर्डर टू सॉल्व इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। यूनाइटेड नेशंस का मकसद सिर्फ और सिर्फ पीस कायम करना ही नहीं है, बल्कि उसके अलावा जो डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके डिफरेंट मसाइल हैं लाइक हंगर प्रॉब्लम, माल न्यूट्रिशन, अनएम्प्लॉयमेंट, तो उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है इन ऑर्डर टू मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। प्रोवाइडिंग अ फोरम फॉर ब्रिंगिंग कंट्रीज टुगेदर टू मीट द यूएन्स पर्पसेस एंड गोल्स। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि वो दुनिया के तमाम कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि वो आके अपने केसेस जो है पेश कर सकते हैं ताकि उनके केसेस रिजॉल्व किए जाएँ। उसके अलावा ये कि वो कंट्रीज जो कि इस काबिल हैं कि वो दूसरे कंट्रीज की हेल्प कर सकें, तो वो दूसरे कंट्रीज की हेल्प भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जिस तरह हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कि वर्क करते हैं, जिनकी वजह से हम जिंदा हैं और डेली के अपने रूटीन के काम कर सकते हैं, इसी तरह से यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं जो कि मिलकर काम करते हैं। हर ऑर्गन का अपना अपना फंक्शन है जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस कायम है। पहला प्रिंसिपल ऑर्गन है जनरल असेंबली, जिसका लोगो यहाँ पे दिया गया है। इट्स प्राइमरी रोल इज टू डिस्कस इश्यूज एंड मेक रिकमेंडेशंस, so it has no power to enforce its resolutions or to compel state action. जनरल असेंबली का बेसिकली काम है बाकी जो 5 टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, तो बाकी जो 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर एज एडवाइजर, सुपरवाइजर जनरल असेंबली काम करती है। और दूसरा सबसे बड़ा फंक्शन जनरल असेंबली का ये है कि बाकी तमाम जो ऑर्गन्स हैं उनमें जो डिफरेंट सीट्स हैं उनके इलेक्शंस जनरल असेंबली करवाती है। उसके अलावा यहाँ पे भी चीज़ मेंशन है कि जनरल असेंबली में टोटल 193 मेंबर्स हैं और हर मेंबर के पास एक वोट है और एक सीट है जनरल असेंबली में। और जनरल असेंबली हर साल ऑलमोस्ट 350 रेजोल्यूशंस पास करती है। सेकेंड प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ जनरल असेंबली इज सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर्स हैं। अब उन 15 मेंबर्स में से 5 मेंबर्स परमानेंट हैं और जो बाकी 10 मेंबर्स हैं वो नॉन परमानेंट हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स वहाँ पे दिए गए हैं, रशिया, फ्रांस, यूके, यूएस और चाइना। और उसके अलावा जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो हर 2 साल बाद इलेक्ट किए जाते हैं। और जिस तरह मैंने जनरल असेंबली की स्लाइड में बताया कि जनरल असेंबली का काम है बाकी तमाम जो सीट्स हैं बाकी ऑर्गन्स की उनको इलेक्ट करना।
बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, उसमें से 5 एशिया और अफ्रीका से सिलेक्ट किए जाते हैं, 2 वेस्टर्न यूरोप से सिलेक्ट किए जाते हैं, 1 ईस्टर्न यूरोप से और 2 अमेरिका यानी साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका से। उसके अलावा अगर कोई ऐसा कंट्री है जो कि यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं है और वो अपना मसला यूएन में लेके आना चाह रहा है सॉल्व करवाने के लिए, तो वो सिक्योरिटी काउंसिल के पास अपना मसला लेकर आ सकता है। उसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल यूएन के बाकी तमाम ऑर्गन से ज़्यादा अफेक्टिव है, और वो ज़्यादा अफेक्टिव इसलिए क्योंकि यूएन के पास ये ताकत है कि किसी भी कंट्री के खिलाफ वो मिलिट्री एक्शन जो है ले सकता है, और वो लोगों भी दिया गया था सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद जो प्रिंसिपल ऑर्गन है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी इकोसॉक। ये बहुत बड़ा वेन्यू है जहाँ इंटरनेशनल इकोनॉमिक और सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, और ये काम करता है ग्लोबल हेल्थ और एजुकेशन में। उसके अलावा इकोसॉक के टोटल 54 मेंबर्स हैं जो कि हर 3 साल बाद इलेक्ट होते हैं, और जनरल असेंबली की इलेक्ट करती है। उसके अलावा इकोसॉक की एक एनुअल मीटिंग हर साल मीटिंग होती है जुलाई में, जो कि न्यूयॉर्क या जिनेवा में हेड होती है। उसके अलावा ये सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें से 4 परमानेंट मेंबर्स यूएस, यूके, फ्रांस और रशिया, ये 4 परमानेंट मेंबर्स इकोसॉक के ऑलमोस्ट परमानेंट मेंबर्स हैं, यानी कि हर 3 साल बाद बार-बार इलेक्ट होते हैं। तो क्यों इलेक्ट होते हैं? क्योंकि इकोसॉक की जो मोस्टली बजट फंडिंग है वो यही 4 कंट्रीज करते हैं, और इकोसॉक का बजट यूएन की बाकी तमाम बॉडीज के बजट में सबसे ज़्यादा है, और ये लोगों दिया गया है। Trusteeship Council. Trusteeship Council was designed to supervise the government of trust territories and to let them to self-government or independence. सबसे पहली बात तो ये ट्रस्ट टेरिटरीज क्या है? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो मुल्क हार गए थे, लीग ऑफ नेशंस ने डिसाइड किया गया था कि हारे मुल्कों पर जो मुल्क है जिन्होंने विक्ट्री हासिल की है, जिन्होंने फतह हासिल की है, वो उन पर रूल नहीं करेंगे, बल्कि जो हारे कंट्रीज हैं वो इंटरनेशनल सुपरविजन के अंडर रहते हैं। तो उनको गवर्न करने के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाई गई, और वो जो कंट्रीज थे जो कि हार गए थे उन्हें कहा जाता है ट्रस्ट कंट्रीज, और ट्रस्टीशिप काउंसिल ने उनको तब तक जो है सुपरवाइज किया या फिर गवर्न किया जब तक कि वो कंट्रीज अपनी आज़ादी नहीं हासिल कर लेते। उसके अलावा वो लोगों दिया गया ट्रस्टीशिप काउंसिल का। इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, जिसे वर्ल्ड कोड के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो बैकग्राउंड में पिक्चर्स हैं ये भी उनके पहले की तो डिफरेंट हॉल्स की थी, और ये वर्ल्ड कोड की बिल्डिंग है जिसे पीस पैलेस कहा जाता है, जो कि नेदरलैंड्स में वाक़ई है। इट्स फंक्शन इज टू सेटल लीगल डिस्प्यूट्स सबमिटेड बाय द नेशंस टू इट। इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस में टोटल 15 जजेस हैं जो कि 9 साल के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस में हर कंट्री अपना केस, जस्ट लाइक अ कोर्ट के हर कंट्री अपना केस लेकर आ सकता है। अब बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, ऐसे केसेस हैं जो कि सॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंडस बेसिन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसका सोल्यूशन ये निकाला गया था कि इंडिया को ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर कंप्लीट राइट्स दे दिए गए थे और पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर कंप्लीट राइट्स दे दिए गए थे। उसके अलावा कई ऐसे मसाइल भी हैं, फॉर एग्जांपल कश्मीर इशू जो कि अनसॉल्व रह गया, जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं सॉल्व कर पाए। उसके अलावा एक पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं जिन्होंने 9 साल एज अ जज भी यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में काम किया, और ये पॉइंट हमारी बुक में मेंशन है। सेक्रेटरीट, बैकग्राउंड में जो बिल्डिंग दी गई है वो भी सेक्रेटरीट की है, और उसके अलावा जिस तरह जनरल असेंबली के बारे में मैंने बताया कि जनरल असेंबली एज अ सुपरवाइजर काम करती है बाकी तमाम ऑर्गन्स के लिए, और सेक्रेटरीट क्या करता है वो भी बाकी तमाम ऑर्गन्स के लिए ही काम करता है। सेक्रेटरीट प्रोवाइड करती है स्टडीज, इंफॉर्मेशन और फैसिलिटीज़ के लिए यूनाइटेड नेशंस की तमाम बॉडीज़ की जो मीटिंग्स हैं। इसके अलावा सेक्रेटरीट का एक और काम ये है कि वो यूएन की तमाम बॉडीज़ की बजट फंडिंग करते हैं, इनके बजट बनाता है, और जो सेक्रेटरीट का सेक्रेटरी जनरल है वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव और एज अ लीडर एक्ट करता है यूनाइटेड नेशंस का, और सेक्रेटरी जनरल हर 5 साल बाद इलेक्ट होता है, जनरल असेंबली के थ्रू इलेक्ट होता है, लेकिन जनरल असेंबली के 2/3 वोट से। और सेक्रेटरी जनरल के इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया, उनका अप्रूवल भी लाजमी होता है। यूनाइटेड नेशंस के 6 जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो कि काम करती हैं वेलफेयर के लिए, और दुनिया के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को मतलब अपने अपने फील्ड्स में काम करती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम फर्स्ट लोगों की तरफ देखें तो फर्स्ट लोगो हमारे पास है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दुनिया से
जो है प्रिजर्वेशन के लिए। थर्ड लोगों को दिया गया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंटरनेशनल शिपिंग यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। उसके अलावा ये कि मैरीन शिपिंग से पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन ना प्रोड्यूस हो, इसके लिए भी काम करते हैं। और इसके हेडक्वार्टर्स लंदन यूके में है एंड इट वाज फाउंडेड ऑन 17 मार्च 1948। नेक्स्ट जो लोगो दिया गया है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो के नाम से पता चल रहा है कि इंटरनेशनल हेल्थ के लिए काम करती है एंड इट वाज फाउंडेड ऑन 7 अप्रैल 1948। और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दुनिया के तमाम मजदूरों की प्रोटेक्शन और उनको वर्किंग अपॉर्चुनिटीज देने के लिए काम करती है। और उसके अलावा इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है एंड इट वाज फाउंडेड ऑन 29 अक्टूबर 1990। उसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है। उससे नीचे जो लोगो है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करता है। और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो वाशिंगटन DC US में है और 189 कंट्रीज हैं जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मेंबर्स हैं। उसके साथ UNIDO यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो के नाम से पता चल रहा है कि ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो वीना और ऑस्ट्रिया में है एंड इट वाज फाउंडेड इन 1966। उससे नेक्स्ट जो लोगो दिया गया है वो यूनिसेफ यानी द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड एंड इट वाज फाउंडेड ऑन 11 दिसंबर 1946। और इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। और ये कि यूनिसेफ जो काम करती है वो बच्चों की हेल्थ के लिए और बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करती है। उसके बाद UNHCR, उसी से नीचे जो है लोगो दिया गया है वो है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। उसके बाद UNIDIR यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर डिसआर्मामेंट रिसर्च, यूनेस्को यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है। और उसके अलावा इट वाज फाउंडेड ऑन 16 नवंबर 1945। और उसके बाद UNIFEM यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन, WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNSCHR या फिर OHCHR ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। तो ये तमाम जो एजेंसीज हैं, इसके अलावा और बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि अपने अपने फ्रैक्शंस में काम कर रही हैं दुनिया की बेहतरी के लिए। और ये यूनाइटेड नेशंस का जो आर्टिकल 1 में जो कहते हैं पर्पस लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशंस का, उसको पूरा करती है। इस स्लाइड में यूनाइटेड नेशंस की अचीवमेंट्स जो है वो बताई गई हैं कि यूनाइटेड नेशंस वाज अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज इन 2001, यानी यूनाइटेड नेशंस को 2001 में नोबेल पीस प्राइज जो है दिया गया। यूनाइटेड नेशंस की पीस विद 1,20,000 पीस कीपर्स ओवर 4 कॉन्टिनेंट्स, यानी कि यूनाइटेड नेशंस वो लोग जो कि अमन को कायम रखने के लिए यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करते हैं, उनकी तादाद 1,20,000 है ऑलमोस्ट। और यूनाइटेड नेशंस असिस्ट ओवर 34 मिलियन रिफ्यूजीज वो लोग यानी जो कि एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करके आए। तो उन 34 मिलियन से ज़्यादा रिफ्यूजीज की यूनाइटेड नेशंस हेल्प करती है। यूनाइटेड नेशंस असिस्ट अबाउट 50 कंट्रीज पर ईयर इन इलेक्शंस। और यूनाइटेड नेशंस हर साल ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज की जो है वो मदद करती है इलेक्शंस मुनाकिद करवाने के लिए। यूनाइटेड नेशंस वर्क विद 140 नेशंस टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। और उसके अलावा जो क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, उसके हवाले से भी यूनाइटेड नेशंस काम कर रही है। तो यूनाइटेड नेशन प्रोवाइड्स फूड टू गो टू 90 मिलियन पीपल इन ओवर 75 कंट्रीज, यानी कि ये FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट दी गई है। द UN वैक्सीनेट्स 58% ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन, और ये यूनिसेफ की अचीवमेंट यहाँ पे दी गई है। उसके बाद ये जो बिल्डिंग है ये सेक्रेटरीट की बिल्डिंग है। और जैसे कि ओवरऑल हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। इसी तरह से यूनाइटेड नेशंस की जहाँ पे बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं तो उसके बहुत सारे फेलियर्स भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीर इशू। अब यूनाइटेड नेशंस का हमने देखा कि दुनिया का ऑलमोस्ट हर कंट्री यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है। तो अब इतनी ज़्यादा अफेक्शन, इतनी ज़्यादा पावर होने के बावजूद यूनाइटेड नेशंस फेल हो गई इंडिया को परसुएट